नमस्कार मित्रों, मैं बहुत दिनों से शांत बैठा था। कुछ मैटर तैयार कर रहा था। आपके लिए एक नया वीडियो अपनी कहानी का डाल रहा हूँ और आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी, विशेष करके जो स्टूडेंट्स हैं। असंभव शब्द मूर्खों के कोष में रहता है, ये आपने सुना है, मैंने देखा है, भोगा है, अनुभव किया है और उसी को इस कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। यद्यपि कल्पना के तत्व से इनकार नहीं है, लेकिन बात यह है कि बहुत कुछ सच भी है। चले तो देखते हैं। लक्ष्य बने तो संधान करने की तत्परता भी हो। डॉक्टर आशुतोष, हाँ यही नाम था उनका। बिल्कुल मस्त मौला मिजाज, दिखावे से कोसों दूर, जिस किसी से भी मिलते पल भर की मुलाकात में ही उसका चोला मगन कर देते। छात्र छात्राओं की यथासंभव अपेक्षित मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले एक अद्भुत व्यक्तित्व के पुरोधा शिक्षक, हमेशा सकारात्मक सोच। इस कारण नैराश्य और उससे लगाव रखने वालों से सदैव दूरी रखने वाले नकारात्मक सोच वाले उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उन्हें डॉक्टर आशुतोष के इस कथन की चर्चा धीरे धीरे पूरे विश्वविद्यालय की जुबान पर गूंजने लगी थी। लक्ष्य बने तो संधान करने की तत्परता भी हो। जिसका संधान न हो सके वह लक्ष्य नहीं, कोरी कल्पना होती है और मूर्ख, आलसी या कामचोर लोग प्रायः ऐसा ही किया करते हैं। जब पहली बार वह किसी महानगर में बीए में एडमिशन लेने के लिए गया तो बाल सुलभ जिज्ञासाएं भीतर ही भीतर पुरजोर हिलोरे ले रही थी। एक ही बार में बहुत कुछ जान लेने की उत्सुकता शायद किशोर मन की स्वाभाविक विशेषता भी होती है और व्यवस्था भी। सीनियरों की हर चर्चा को बड़े ध्यान से सुनने और फिर गुनने की कोशिश किया करता। एक दो दिन में डॉक्टर आशुतोष नाम चिरपरिचित सा लगने लगा था, पर विसंगत तो यह कि अब ये जिज्ञासा और भी जोर मारने लगी कि आखिर ये डॉक्टर आशुतोष हैं कौन। सौभाग्यवश अधीर हो अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। सीनियर लोगों के साथ विश्वविद्यालय मार्ग पर एक दिन उनके दर्शन सहज ही हो गए। सपत्नीक कुछ खरीदने के लिए आए थे। साथियों ने पैर छुए तो उसने भी छू लिए थे। फुसफुसाहट से पता चल गया कि ये ही डॉक्टर आशुतोष हैं। बस पढ़ाई, परीक्षा और कंपटीशन संबंधी दो चार बातें कर सभी को कुछ निर्देश से दिए और चलने को तत्पर हो गए। किक मारकर स्कूटर स्टार्ट किया तो पत्नी बड़े नजाकत और नफासत के साथ उचक कर पीछे बैठ गई। धीरे धीरे एक्सीलेटर लेते हुए बोले, लक्ष्य बने तो संधान करने की तत्परता भी हो। जिसका संधान न हो सके वह लक्ष्य नहीं, कोरी कल्पना होती है और मूर्ख, आलसी या कामचोर लोग प्रायः ऐसा ही किया करते हैं। फिर पत्नी गरिमा की तरफ देखते हुए कुटिल मुस्कान के साथ बोलकर आगे बढ़ गए थे, देखो ना, मैंने जो लक्ष्य बनाया था उसे अर्जित किया और अब साथ लेकर मजे से घूम रहा हूँ। तुम्हारे लक्ष्य इससे भी बड़े होने चाहिए। सुनकर हंसी की एक फुलझड़ी सी छूट पड़ी थी। सभी हाथ हिला हिलाकर उन्हें जाते हुए विदा कर रहे थे। हंस तो वह भी पड़ा था, पर समझ ही नहीं पाया कि माजरा क्या है। एक और जिज्ञासा अंतस्तल में टिकी और बलवती होती चली गई। आखिर शाम होते होते सीनियरों से जो जानकारी मिली वह उसके लिए अद्भुत, अकल्पित और किसी रहस्यपूर्ण रोमांच से कम न थी, पर था सब कुछ बिल्कुल सच। जिसके अनुसार विश्वविद्यालय का बीए का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया था। सेंट्रल ऑफिस के एकेडमिक सेक्शन के सामने मार्कशीट लेने वाले छात्र छात्राओं की भारी भीड़ लगी हुई थी। व्यवस्था के अनुसार जिसे मार्कशीट लेनी होती थी वो एक फॉर्म भरकर संबंधित विंडो पर जमा करा देता और बाहर बरामदे में या सामने के लान में कुछ देर इंतजार किया करता। नाम पुकारे जाने पर विंडो पर जाकर अपनी मार्कशीट ले लेता। वहाँ कोई अकेला था, कोई दुकेला तो कोई कोई झुंड में। इन्हीं के मध्य चुलबुली लड़कियों का एक झुंड भी विराजमान था,
बहुत दिनों बाद मिलने पर पहले तो सभी में हेलो हाय हुई और फिर बात चलते चलते चल पड़ी कि अब कौन क्या करेगा। सभी अपनी अपनी योजना की चर्चा कर रही थी कि उनमें सबसे खूबसूरत लड़की गरिमा अपना नंबर आने पर बोल पड़ी थी, मैं तो अब भूगोल से एमए करूंगी। और शादी? किसी सहेली ने पूछा तो हंसकर बोली उसके बाद। उसी राघवेंद्र से जिसके कारण तुझे भूगोल से प्यार हो गया है और अब उसी में एमए भी कर रही है। किसी ने छेड़ा तो मुस्कुराती हुई बोल पड़ी, नहीं यार, जो भी एमए भूगोल में टॉप करेगा उसी से। ये बात मैंने राघवेंद्र को भी बता दिया है कि इस मुगालते में न रहे कि मैं उसी का इंतजार कर रही हूँ। आखिरकार मेरा भी तो कोई अपना वजूद है। पर पर्दे के पीछे की सच्चाई तो यही थी कि केवल उसे ही नहीं बल्कि पूरी क्लास को विश्वास था कि राघवेंद्र भूगोल से ही एमए करेगा और टॉप भी। शायद यही विश्वास गरिमा के भीतर भी बैठकर उसे उस दिन उस बड़बोलेपन का शिकार बना गया जिसमें वह बुरी तरह चली गई। सच ही तो कहा गया है किसी ने, नासमझी कभी कभी अजब गजब सा गुल खिला दिया करती है, और उस दिन भी खिला गई। अच्छा, सचमुच? सभी लड़कियां सुनकर चौंक पड़ी थी। उनका पूरा मित्रमंडल यह जानता ही नहीं था बल्कि विश्वास भी करता था कि वे दोनों एक दूसरे को दिल की गहराइयों से प्यार करते हैं। उनमें से बहुतों ने तो यहाँ तक महसूस किया था कि उनकी अंतरंगता बहुत आगे तक बढ़ चुकी है और वे कभी भी विवाह करने का निर्णय ले सकते हैं। शायद उनके घर वालों को भी ये बात पता चल गई थी क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के घर उन्मुक्त भाव से आया जाया करते थे। मान लो यदि कोई और टॉप कर गया तो क्या निर्णय बदल दोगी उसे जीवन साथी बनाने का? कई लड़कियों ने मजाकिया लहजे में उसे छेड़ा था। जो भी टॉप करेगा बस वही होगा मेरा जीवन साथी, गरिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो एक फिर पूछ पड़ी, तब बेचारे राघवेंद्र का क्या होगा? तो टॉप करे ना, नहीं तो कोई और खोज लेगा। लड़कियों की कमी है क्या उसको? कई तो तुम में से ही उस पर जान छिड़कती हैं, क्या मुझे मालूम नहीं है? बात तो सही थी क्योंकि इतना सुनते ही कई संकुचित हो उठी थी और फिर उनके बीच जोरदार हंसी की एक लहर सी दौड़ गई थी। इधर उनके छात्र सहपाठियों के साथ कुछ और रसिक मिजाज लड़कों का एक ग्रुप इनके बगल में ही विराजमान था और इनकी छेड़छाड़ भरी बातों का भरपूर आनंद ले रहा था। इन्हीं में एक आशुतोष भी था। गरिमा की बात सुनकर उसके मुंह से किसी दार्शनिक की तरह से ऐसा निकल पड़ा था, लक्ष्य तो बढ़िया दे रही है। सुनते ही हंसी का एक ठाका इस बार लड़कों के मध्य गूंज पड़ा था। फिर वे सभी लड़कियों के निकट आकर गरिमा से पूछ पड़े थे, सचमुच आप उसी से शादी करेंगी जो भूगोल एमए में टॉप करेगा? तुम लोगों का मन भी लपक रहा है क्या? गरिमा कुछ बोले इससे पहले ही एक दो लड़कियों ने कुटिलता से मुस्कुराकर पूछा, क्यों नहीं, हमारे पास दिल नहीं है क्या? जरूरी है कि सारी मलाई राघवेंद्र ही खाए? उनके मजाकिया तंज पर गरिमा बेबाक होकर बोल पड़ी, तो तुम में से कोई भी मलाई खाने वाले राघवेंद्र जैसा बनकर दिखा दे। सच कह रही हूँ कि 2 साल बाद यही सबके सामने टॉपर के गले में माला डालकर प्रपोज करूंगी, यदि उसकी भी रजामंदी हुई तो। जोर जबरदस्ती? सच्ची? उनके गंभीर होकर पूछने पर उसने भी उसी गंभीरता के साथ कहा, सच्ची। यदि मर्द की जुबान होती है तो औरतों की जुबान भी जुबान ही होती है यारो, ये ध्यान रखना। सुनकर आशुतोष की आंखें चमक उठी थी। मन में लड्डू फूटने लगे थे। भीतर ही भीतर सोचने लगा, लक्ष्य तो अच्छा है पर संधान करना इतना आसान नहीं, पर कोशिश तो की ही जा सकती है। सोचने के साथ बात दिल दिमाग दोनों में कहीं बहुत गहरे तक बैठती चली गई। सबसे बड़ी मुसीबत तो ये उठ खड़ी हुई थी कि वह साइंस का स्टूडेंट था, भूगोल का तो अल्फाबेट भी नहीं जानता था। दोस्तों से बात की तो सभी से उसका पागलपन समझ मजा लेने लगे। कई एक ने तो उसे लवेरिया रोग का रोगी तक घोषित कर दिया। सभी जितना मजाक उड़ाते गए उसकी महत्वाकांक्षा उतनी ही प्रचंड होती चली गई। अंत में उसने एमए भूगोल का प्रवेश फॉर्म भरा
और संबंधित विभागाध्यक्ष से हाथ पैर जोड़कर एडमिशन भी करवा लिया। अब असली मुसीबत सुरसा डाइन की तरह मुंह बाए खड़ी थी, जीरो से हीरो बनने की। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। सचमुच विधाता भी कभी कभी ऐसी परीक्षा लिया करता है, यह एहसास कराकर कि अब तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो करेगा क्या। पर अचानक वही हुआ जो हिम्मते मर्दे खुदा की मानसिकता वालों का हुआ करता है। किसी किताब में लिखी ये पंक्तियां पढ़कर जैसे उसे अपनी सारी समस्या का निराकरण सहज ही मिल गया। पर्वत की ऊंची से ऊंची चोटी पर पहुंचने के लिए यात्रा तो तलहटी से ही शुरू करनी पड़ती है। राहें दिख गई, झटपट उठा और बाजार जा पहुंचा। नई पुरानी जो भी मिली, कक्षा 6 से इंटरमीडिएट तक की भूगोल की सारी किताबें खरीद लाया और 2-3 महीने में उन्हें एक एक कर चट भी कर गया। अब मजा भी आने लगा था एक नया विषय पढ़ने में। थोड़ी थोड़ी हिम्मत बढ़ने लगी कि लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। फिर बीए की किताबों पर जुटा और दिसंबर बीतते बीतते उन्हें भी निपटा दिया। जनवरी के आरंभ में वार्षिक परीक्षा के फॉर्म भरते समय उसकी एमए पहले साल की तैयारी शुरू हो गई थी। किसी कारणवश परीक्षा 15 दिन और लेट हो गई तो उसे मजा आ गया। उसने पेपर दे दिए बहुत ही शांत भाव से, फिर तुरंत ही फाइनल की तैयारी में जुट गया। उसे अब परीक्षा परिणाम की चिंता होने लगी थी कि यदि टॉपर से कुछ ही अंक पीछे रहा तो कुछ अंक बैक पेपर देकर और कुछ अंक फाइनल में कवर कर लेगा, लेकिन ज्यादा अंतर हुआ तो दिल बैठ जाता था उसका। अंततः परिणाम भी आ गए और उम्मीद के अनुसार टॉपर राघवेंद्र ही रहा। गरिमा तो फूल ही नहीं समा रही थी। राघवेंद्र से ज्यादा बधाइयां तो उसे मिली थी। अब उसे पूरा विश्वास हो चला था कि फाइनल में भी वो ही टॉप करेगा। इधर छुपे रुस्तम बनने की कोशिश कर रहे आशुतोष की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं था। वो अभी गुपचुप अपनी मुहिम में लगा हुआ था। राघवेंद्र से मात्र 30 अंक पीछे था, पर सहूलियत बैक पेपर की थी कि एक पेपर जिसमें कम अंक हों पुनः दिया जा सकता है। सो उसने दिया और 15 अंक कवर कर लिया। फिर भी टॉप 10 में उसका नाम नहीं आया, लेकिन उसका अंतर्मन कह रहा था कि वह अब भी टॉप कर सकता है। इस साल तो उसे केवल 5 पेपर ही तैयार करने थे। उसमें भी एक पेपर गणित का था जिसमें उसकी अच्छी पकड़ थी, लेकिन इससे भी बड़ा उसका सौभाग्य यह रहा कि उसे एडमिशन देने वाले सरवेन सिंह की पार की नजरों ने उसे सहसा परख लिया था। वो भी चुपचाप उसे प्रोत्साहित करने लगे और वह रात दिन एक करने लगा। नोट्स बनाकर चुपके से राघवेंद्र सिंह जी को दिखाता और उनके निर्देशानुसार सुधार कर लिया करता। आखिरकार परीक्षा भी आरंभ हो गई। तब तक उसने अपने मन की बात सरवेंद्र सिंह जी को साफ साफ बता दी थी। इस कारण वे उसमें थोड़ी और रुचि लेने लगे थे, क्योंकि राघवेंद्र का स्वभाव थोड़ा अकड़ू किस्म का था और वह गुरुओं को विशेष सम्मान नहीं देता था। अंततोगत्वा परीक्षा संपन्न हो गई। प्रायोगिक परीक्षा में उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ। फिर रिजल्ट का इंतजार होने लगा और रिजल्ट आया तो सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। आशुतोष ने केवल भूगोल में ही नहीं अपितु कला संकाय के एमए के सभी विषयों में सर्वाधिक अंक अर्जित किया था। अब प्रतीक्षा थी अगले परिणाम की। लोग अटकलें लगाने लगे कि क्या गरिमा अपने वचन पर कायम रहेगी, लेकिन बात गरिमा के कानों तक पहुंची तो उसने बड़ी साफगोई से जवाब दिया कि वह अपनी जुबान की कच्ची नहीं है। यदि आशुतोष तैयार है तो उसे उनके साथ रिश्ता करने में कोई गुरेज नहीं है और उसका परिवार उसके साथ है। वास्तव में गरिमा के घर वाले भी दिलदार निकले। उन्होंने इस रिश्ते को सहर्ष स्वीकृति दे दी, यह कहकर कि बेटी की खुशी उनके लिए अधिक मायने रखती है। उनके सहपाठियों ने इस अवसर पर विभाग में एक छोटी सी वेलकम पार्टी आयोजित की थी, जिसमें सारे शिक्षक बुलाए गए थे। सरवेंद्र सिंह जी भी आए थे। आशुतोष की लगन, निष्ठा और मेहनत के प्रसंग को सुनकर वे अभिभूत हो उठे थे और उन्होंने सहज भाव से सभी के समक्ष 2 घोषणाएं की थी कि वे आशुतोष को अपने निर्देशन में पीएचडी कराने के लिए तैयार हैं और आशुतोष को विभाग में खाली जगह होने के कारण व्याख्याता पद पर नियुक्ति भी मिल सकती है। गरिमा ने कोई अभिव्यक्ति नहीं दी थी।
परंतु उसे देखकर लग रहा था कि जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है उससे वह बिल्कुल भी विक्षुब्ध नहीं है। और फिर अंत में सभी को धन्यवाद देते हुए आशुतोष ने कहा था, उस दिन गरिमा जी यदि चुनौती भरा लक्ष्य नहीं रखती तो शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता जो हुआ है। चुनौती मैंने स्वीकार किया और सभी के आशीर्वाद से सफल भी हो गया। ठहाकों के मध्य जोरदार तालियां बज उठी थी। कुछ रुक कर वह फिर बोला था, इसीलिए मैं कहूँगा कि लक्ष्य बने तो संधान करने की तत्परता भी हो। जिसका संधान न हो सके वह लक्ष्य नहीं, कोरी कल्पना होती है। और मूर्ख, आलसी या कामचोर लोग प्राय ऐसा ही किया करते हैं। बजती तालियों के मध्य उसने अपनी बात पूरी की थी और सरवेन सिंह के चरणों को स्पर्श कर मुस्कुरा पड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता अपनी उसी समर्पित भावभंगिमा के साथ जिसने उसे लक्ष्य अर्जित करने तक शांति से बैठने नहीं दिया था। इधर गरिमा भी धीरे धीरे निकट आकर उसके हाथों को थाम करके बगल में खड़ी हो गई थी, यह एहसास कराते हुए कि अब अगले संघर्ष में वह अकेला नहीं रहेगा। तभी हवा के झोंके की तरह अचानक राघवेंद्र भी अंदर घुसा था और गरिमा को बधाई देते हुए आशुतोष को गले लगाकर बोला था, भाई जो जीता वही सिकंदर होता है, बहुत बहुत बधाई। यह सुनकर बजती तालियां और भी तेज हो उठी थी। तो धन्यवाद मित्रों, आपके लिए कहानी मैंने तैयार की। पसंद आवे तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। एक दो कहानियां और दूंगा मैं, और ऐसे ही आपकी कृपा दृष्टि बनी रही तो एक दिन इनका संग्रह प्रकाशित करूंगा। धन्यवाद।